ये घटना उस साल की गर्मियों में हुई थी जब मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था। उस समय मैं जवान था, जोश और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। मुझे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैं कहीं भी अपनी जगह बना सकता हूँ। इसलिए जैसे ही मैंने मिडिल स्कूल खत्म किया, मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और अकेले ही ग्वांगडोंग काम करने चला गया। करीब आधा साल काम करने के बाद मुझे धीरे धीरे घर की याद आने लगी। इसलिए मैंने फैक्ट्री के सुपरवाइजर से 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी ताकि अपने गुइजो के पुराने घर जाकर देख सकूं। ग्वांगडोंग से गुइजो तक का सफर करीब 10 घंटे से भी ज्यादा का है। मैंने पूरा एक दिन सफर में बिता दिया और रात के 12 बजे अपने गाँव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मेरा घर गुइजो के एक छोटे से कस्बे में है और ट्रेन लिउपांशुई में रुकती है। शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज रात किसी होटल में जैसे तैसे रुक जाऊंगा और सुबह बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। लेकिन उस समय ठीक चीनी वैलेंटाइन डे यानी छिशी फेस्टिवल चल रहा था और सभी होटल के कमरे पहले ही बुक हो चुके थे। मजबूरी में मुझे रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से गेस्ट हाउस में जाना पड़ा। उस इलाके के छोटे गेस्ट हाउसों की हालत आमतौर पर बहुत अच्छी नहीं होती। वहाँ अक्सर सीलन की बदबू आती है। लेकिन उस वक्त मेरा मन भी हल्का था। बस सोने के लिए बिस्तर मिल जाए, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। इसलिए मैंने यूं ही एक पुराना सा गेस्ट हाउस चुन लिया। अंदर जाने पर मैंने देखा कि एक 50 साल से ऊपर की आंटी रिसेप्शन पर बैठी थी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं कमरे की चाबी लेकर अपने कमरे की ओर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सीलन की तेज बदबू तुरंत ही मेरे चेहरे पर आ गई। हालांकि मैं पहले से इसके लिए तैयार था, फिर भी मन ही मन शिकायत के बिना नहीं रह सका। फिर भी खुद को यही दिलासा दिया कि बिस्तर है, दरवाजा है, सोने को जगह है, बाकी सब तो बस एक ख्वाहिश ही है। मैं जितना भी चीजों को सकारात्मक सोचने की कोशिश करूं, यह कमरा वाकई मुझे रोक नहीं पा रहा था। चादर पर जगह जगह फैले दाग धब्बे, टीवी में झिलमिलाते अजीबोगरीब इफेक्ट्स, ऊपर से टीवी से कभी तेज कभी धीमी रुक रुक कर आने वाली खड़खड़ाहट और आत्मा तक को झकझोर देने वाली सीलन की बदबू, यह सब मिलकर बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के शुरुआती माहौल जैसा ही लग रहा था। हालांकि मैं पहले भी ऐसे ही जगहों पर रह चुका हूँ, लेकिन इस बार न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर सोचा, वैसे भी कुछ घंटों में यहाँ से निकलना है, तो एक रात यहीं किसी तरह काट लेते हैं। इसलिए मैंने अपना ध्यान कहीं और लगाने का फैसला किया। बिस्तर पर लेटकर मैंने अपना मोबाइल उठाया और वांगजे गेम खोलकर कुछ गेम खेलने की सोची ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं खेल में पूरी तरह डूब गया था, अचानक बेड साइड टेबल पर रखा फोन बज उठा। क्योंकि मैंने अपने परिवार को नहीं बताया था कि आज रात मैं किस होटल में ठहरा हूँ, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि यह फोन शायद होटल के रिसेप्शन से आया है। मैं तो फोन उठाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन फिर सोचा कहीं कोई जरूरी बात हो तो, इसलिए मैंने फोन उठाया और थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा, हेलो, कौन है? सर नमस्ते, क्या आपको रूम सर्विस चाहिए? जरूरत नहीं है। उस वक्त मेरे मन में यह सवाल चल रहा था कि रूम सर्विस तो चेक इन के समय ही तय हो जानी चाहिए थी, है ना? फिर अब इतनी देर से फोन क्यों आया? खैर, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से वांगजे खेलने लग गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस फोन कॉल के बाद से इसके बाद मेरी जीत का सिलसिला पूरी तरह से टूट गया। लगातार हारता ही रहा। इससे मैं पूरी तरह से परेशान हो गया। मैंने फिर देखा तो समय लगभग 2 बजने वाला था। सोचा कि अब रहने दो और फिर सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की और नींद आने ही वाली थी, अचानक बगल में रखा लैंडलाइन फोन फिर से बज उठा। उस फोन की घंटी ने सच में मुझे डरा ही दिया। मैंने जल्दी से फोन उठाया। फोन में फिर से वही युवा लड़की की आवाज आई। सर नमस्ते, मैं आपसे पुष्टि करना चाहती हूँ। आपने जो सेवा बुक की है उसका समय सुबह 4 बजे है। ये सुनकर मुझे थोड़ी नाराजगी हुई। मन में सोचा कि भला कौन सी सेवा है जो सुबह 4 बजे चाहिए। फिर मैंने पलटकर पूछा, नहीं रुको, पहले ये कौन सी सेवा है? तुम 4 बजे करने क्या आओगी? ठीक है सर, अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं 4 बजे ठीक समय पर आपके कमरे में आ जाऊंगी। आपको बस धैर्य से इंतजार करना है। इससे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। फिर फोन के उस पार से वैसी ही सिसकारी जैसी गड़बड़ आवाजें आने लगी और उसके बाद लगातार व्यस्त टोन सुनाई देने लगी। मैं स्थिति को समझना चाहता था, इसलिए मैंने फिर से फ्रंट डेस्क का एक्सटेंशन नंबर डायल किया। लेकिन फोन बहुत देर तक बजता रहा और किसी ने भी नहीं उठाया। मेरे मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। अभी अभी तो उन्होंने मुझे फोन किया था ना, फिर इतनी जल्दी कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? इसलिए मैंने तय किया कि मैं नीचे पहली मंजिल पर रिसेप्शन पर जाकर किसी से साफ साफ पूछूंगा। लेकिन जब मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह आंटी जिन्होंने मुझे पहले रिसीव किया था अब वहां नहीं थी। रिसेप्शन पर एक दादाजी बैठे थे जो झपकी ले रहे थे। मैं उनके पास गया, उन्हें जगाया और फिर पूछा, दादाजी क्या अभी अभी कोई महिला कर्मचारी ने मेरे कमरे में फोन किया था और मुझसे पूछा कि क्या मुझे रूम सर्विस चाहिए? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था, फिर भी वह बार बार फोन करती रही। आखिर ये सब क्या मामला है?
मेरी बात सुनकर दादाजी साफ तौर पर कुछ भ्रमित हो गए। फिर हैरानी से मुझसे पूछा, कौन सी महिला कर्मचारी? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। महिला कर्मचारी कहाँ से आ गई? यह सुनकर मैं और भी उलझन में पड़ गया तो मैंने दादाजी को कमरे में मिले उस फोन कॉल के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें मैंने सामने वाली की आवाज और उसने 4 बजे मेरे कमरे में आने की बात कही थी, सब कुछ समझाया। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही दादाजी का चेहरा अचानक बदल गया। वह घबराए हुए अंदाज में मुझसे पूछने लगे, छोटे, तुम किस नंबर के कमरे में ठहरे हो? मैंने जल्दी से दादाजी को आज रात जिस कमरे में ठहरा हूँ उसका नंबर बता दिया। यह सुनकर उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया और उन्होंने धीरे से बड़बड़ाया, हद है, ये कैसे दोस्त हैं? तुम्हें वही कमरा क्यों दिलवाया? यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत पूछ लिया, नहीं, इस कमरे में कोई दिक्कत है क्या? मैंने देखा कि दादाजी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और वे बोलते रहे, बेटा माफ करना, अभी जिसने तुम्हें कमरा दिया था वो मेरी पत्नी है, शायद उससे गलती हो गई। मैं अभी तुम्हारा कमरा बदल देता हूँ। ठीक तुम्हारे कमरे के सामने वाला कमरा है। तुम जल्दी से ऊपर जाकर अपना सामान समेट लो और तुरंत वहाँ शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद दादाजी ने मुझे एक नया रूम कार्ड दे दिया। जैसे ही मैं रूम कार्ड लेकर ऊपर कमरा बदलने जा रहा था, दादाजी की एक बात ने मुझे रोक दिया। अरे, मैं पूरी तरह से हैरान रह गया हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि वो औरत 10 बजे आएगी, है ना? तुम्हें जरूर 10 बजे से पहले वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। जाकर कर लो। वहाँ शिफ्ट होने के बाद चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो, बिल्कुल भी ध्यान मत देना। अगर तुम्हें कोई दरवाजा खटखटाता हुआ सुनाई दे तो भी बिल्कुल भी मत जाना। किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। कोई सामान्य इंसान अगर ये बातें सुने तो फिर कौन उस कमरे में वापस जाने की हिम्मत करेगा? लेकिन मेरा मोबाइल और सामान अभी भी अंदर ही था। मैंने सोचा कि भले ही वहाँ कोई आत्मा हो, पहले अपना सामान तो वापस लेना ही पड़ेगा। जब मैंने सामान निकालकर नए कमरे में शिफ्ट किया तो देखा कि इस कमरे की बनावट भी लगभग पहले वाले कमरे जैसी ही थी। अगर मैंने कमरा न देखा होता तो मुझे सच में लगता कि ये वही पुराना कमरा है और कमरे के अंदर जो ठंडा और सीलन भरा अजीब सा माहौल था वो भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। अभी अभी उस बुजुर्ग की अजीब हरकतें याद आ रही थीं और इस वक्त मैं सच में थोड़ा डर गया था। दरअसल मैं तो कमरा छोड़कर जाने का सोच ही रहा था, लेकिन फिर समय देखा, अब तो रात के 2 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। मैंने सोचा कुछ घंटे और बर्दाश्त कर लूं, सुबह हो जाएगी तो एक रात जैसे तैसे काट लेता हूं। मैंने खुद को जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर किया ताकि सुबह होते ही तुरंत यहाँ से निकल सकूं। पता नहीं कितनी देर सोया, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के मेरी नींद खुल गई। मैंने फिर से मोबाइल देखा। पता चला कि अब रात के 3:50 हो चुके थे, लेकिन इस वक्त मैं चाहकर भी दोबारा सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों उस समय मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। मुझे बहुत ज्यादा जानने की इच्छा हो रही थी कि वो औरत सच में आएगी या नहीं। अब जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो लगता है जैसे मैं खुद ही मुसीबत को बुला रहा था। मैं सच में बिस्तर से उठ गया, दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया, फिर सिर बाहर निकालकर बाहर की स्थिति देखने लगा। दरवाजे के बाहर का गलियारा धुंधला और उदास था, बस सुरक्षा निकास का संकेतक ही हल्की सी रोशनी दे रहा था। मैंने दरवाजे की दरार से देखा कि सामने वाले कमरे के दरवाजे के बाहर सब कुछ खाली था, गलियारे में भी कुछ नहीं था। इस समय मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। लगा शायद किसी ने शरारत की है या फिर फोन की लाइन में कोई गड़बड़ी हो गई है। लेकिन जब मैंने उस बुजुर्ग की घबराई हुई शक्ल को याद किया तो मन में अब भी थोड़ी घबराहट थी। ठीक उसी वक्त जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था और बिस्तर पर लौटकर फिर से सोने की तैयारी कर ही रहा था, तभी कुछ डरावना हुआ। उस समय मैं सच में डर के मारे मर ही जाने वाला था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर कमरे का दरवाजा अंदर से ताला लगा लिया। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, वह औरत फिर से मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। मैं पूरी तरह घबरा गया। वह दरवाजा पीटने की आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वह अंदर घुस आएगी। मुझे सच में लगा कि अब मेरा अंत आ गया है। तभी जब मुझे लगा कि मेरी जान यहीं खत्म हो जाएगी, तभी अचानक याद आया कि कमरे में तो अभी भी टेलीफोन है। मैंने तुरंत फोन उठाया और रिसेप्शन पर कॉल कर दी। इस बार फोन बहुत जल्दी उठ गया। मैं लगभग कांपती हुई आवाज में बोला, हेलो हेलो दादा, जल्दी आकर मुझे बचाओ। बाहर एक औरत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम पहले
घबराओ मत, मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ, ध्यान रखना, जब तक मैं ना आ जाऊँ दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। ये कहकर दादा ने फोन काट दिया। लेकिन इस समय भी दरवाजे के बाहर की दस्तक लगातार जारी थी। धड़ 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 एक के बाद एक आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दस्तक सीधे मेरे दिल पर पड़ रही हो। हर एक से मेरी घबराहट इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। करीब 2 मिनट और बीत गए, तभी मैंने दरवाजे के बाहर से रूम कार्ड स्वाइप करने की आवाज सुनी। दरवाजा खुला और दादा अंदर आ गए। उन्होंने मुझे जल्दी से नीचे ले जाकर अपनी पहली मंजिल की ड्यूटी रूम में बिठा दिया। फिर भी मेरा डर कम नहीं हो रहा था। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था और मेरी आवाज भी थोड़ी भर्रा गई थी। मैंने कांपते हुए कहा, यह आखिर हो क्या रहा है? मैं सच में डर के मारे मर ही जाने वाला था। दादा ने एक लंबी सांस ली और फिर इस होटल से जुड़ी एक पुरानी घटना सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि होटल में पहले वाकई कुछ खास तरह की रूम सर्विस दी जाती थी, लेकिन वह बहुत पहले की बात है। मैं जिस कमरे में ठहरा था उसमें एक महिला को सेवा के दौरान 2 आदमियों ने बेरहमी से मार डाला था और हत्यारे आज तक पकड़े नहीं गए। उस हत्या की घटना के बाद से होटल ने फिर कभी उस तरह की सेवा नहीं दी, लेकिन इसके बाद भी इस कमरे में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले कई अकेले पुरुष जो इस कमरे में ठहरे थे, उन्होंने बताया कि आधी रात को उन्हें अज्ञात नंबरों से फोन आते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों को सोते समय ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो और वे लगभग दम घुटने से मर ही गए थे। इन अजीब घटनाओं के बार बार होने के कारण आखिरकार उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अब वह आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता। नतीजा ये हुआ कि कल रात दादाजी को कुछ काम था तो उन्होंने अपनी पत्नी को अस्थायी रूप से रिसेप्शन संभालने के लिए कह दिया, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी पत्नी ने गलती से वही कमरा मुझे दे दिया। दादाजी की ये बातें सुनने के बाद मेरी हालत ही खराब हो गई। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। अभी अभी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे याद करके मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने उस वक्त सीधे कमरा छोड़कर क्यों नहीं चला गया। इसी तरह मैं दादाजी के ड्यूटी रूम में सुबह तक बैठा रहा जब तक कि सड़क पर लोग दिखने नहीं लगे और फिर मैं जल्दी से पहली बस पकड़कर घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद मुझे तेज बुखार आ गया तो मैंने ये सारी बात अपनी माँ को बता दी। नतीजा ये हुआ कि माँ ने सब सुनने के बाद उनका चेहरा बहुत गंभीर हो गया और फिर उन्होंने तुरंत इस मामले को समझने वाले एक पंडित को बुला लिया। पंडित जी ने मेरी बात सुनकर भौहें चढ़ा ली और कहा कि उस कमरे में बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है जिसे आम इंसान सहन नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे खास तौर पर समझाया कि आगे से कभी भी बाहर रात मत गुजारना। इसके बाद उन्होंने मुझे एक लाल धागा बांध दिया और आखिरकार मैंने घर पर 1 हफ्ते तक आराम किया। तब जाकर मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और मैं वापस फैक्ट्री में काम करने जाने की तैयारी कर रहा था,